हेलो डीसी फैमिली, वेलकम टू लॉ जीएनजी। तो एक बार देखते हैं फटाफट से अभी तक हम लोगों ने कितना रिवाइज किया है। तो अभी हम लोगों ने आईआरएफ रिवाइज किया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3, ये 3 यूनिट हम लोगों ने रिवाइज करी। अब उसके बाद में आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 4, 5 एंड 6। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यूनिट 4 किस चीज की है? यूनिट 4 है मीनिंग ऑफ परफॉर्मेंस। देखिए अभी हम लोगों ने जितने भी टॉपिक पढ़े हैं, जैसे कंसीडरेशन पढ़ा, फ्री कंसेंट पढ़ा, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज पढ़ा, अनलॉफुल एग्रीमेंट पढ़ा, ऐसे एग्रीमेंट जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में होते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी और ये सारे के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स के पार्ट थे। ये सारे के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स के पार्ट थे। अभी इसका मतलब क्या हुआ? अगर प्रॉपर ऑफर है, प्रॉपर एक्सेप्टेंस है और ये सारी की सारी चीजें मौजूद है, तो इसका मतलब अब एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। और अगर एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है तो इसका मतलब अब किस चीज की रिक्वायरमेंट है, अब किस चीज की जरूरत है? अब परफॉर्म करने की बारी है। परफॉर्म करने का मतलब जो हमने प्रॉमिस किया है, अब उस प्रॉमिस को पूरा करने की बारी है। दिस इज कॉल्ड मीनिंग ऑफ परफॉर्मेंस। तो यही होती है परफॉर्मेंस, जब हम अपने प्रॉमिस को पूरा करते हैं या पूरा करने की कोशिश करते हैं, उसको बोला जाता है परफॉर्म करना। तो एक बार फटाफट से मीनिंग देखते हैं। मीनिंग ऑफ परफॉर्मेंस। हाँ, राइट। मीनिंग ऑफ परफॉर्मेंस तो देखिए, व्हेन द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट आइदर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म, यानी कि या तो परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि हम अपने प्रॉमिस को पूरा कर रहे हैं, या परफॉर्म करने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, परफॉर्म करने के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो ऑफर टू परफॉर्म को भी परफॉर्मेंस का ही पार्ट माना जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ टेंडर। इसको टेंडर भी बोलते हैं, ऑफर टू परफॉर्म भी बोलते हैं और अटेम्प्टेड परफॉर्म भी, अटेंटिव परफॉर्मेंस भी बोलते हैं। अटेंटिव परफॉर्मेंस का मतलब क्या हुआ कि यानी हम परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि मैं आपको 30 तारीख को 50,000 रुपए दूंगा। अब 30 तारीख को मुझे परफॉर्म करना है, तो 30 तारीख को मैंने आपको फोन किया, आपसे पूछा कि भाई मैंने आपको प्रॉमिस किया था 50,000 रुपए देने का, बताइए मुझे कहां पर आना है? तो आपने बोला कि सर मैं तो अभी यहां पर हूं नहीं, मैं तो कहीं बाहर गया हुआ हूं, मैं आऊंगा 15 दिन बाद, जब आऊंगा तब आपको फोन कर दूंगा। तो इसका मतलब मैंने तो अपनी ऑब्लिगेशन पूरी करी ना। मैंने 30 तारीख को देने के लिए आपको प्रॉमिस किया था, मैंने 30 तारीख को देने की कोशिश करी, लेकिन जब आपने 30 तारीख को लिया ही नहीं, तो उसमें मेरी कोई गलती है क्या? जब आप बाहर से वापस आओगे, आप मेरे को स्यू कर सकते हो कि सर आपने अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं किया? आप बिल्कुल नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मैंने तो अपनी तरफ से परफॉर्म करने की कोशिश करी, लेकिन आपने मेरी परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट नहीं किया। तो अगर कोई ऑफर टू परफॉर्म भी करता है ना, अगर कोई वैलिड टेंडर भी है, तो भी वो परफॉर्मेंस के इक्विवेलेंट ही माना जाता है। तो उसको बोला जाता है अ कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेट टू बी परफॉर्म। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। एक्चुअल परफॉर्मेंस, आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो, इसको बोलते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस। इसको बोलते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस और इसको बोलते हैं अटेम्प्टेड। अटेम्प्टेड और टेंडर और ऑफर टू परफॉर्म। बेटा 3 नाम से आ सकता है, ठीक है? किसी भी नाम से आए, आपको लिखना यही है। तो मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। अब देखिए टाइप ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो अभी मैंने आपको बताया एक्चुअल परफॉर्मेंस, वेयर अ प्रोमिसर मेड एन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस टू प्रोमिसी एंड द ऑफर हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द प्रोमिसी। एक्चुअल परफॉर्मेंस का मतलब क्या हुआ? जैसा हमने ऑफर किया था, जैसा सामने वाले ने एक्सेप्ट किया था, प्रॉपर एग्रीमेंट बन गया। तो जैसी दोनों पार्टीज ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया है, जब वैसे ही वो लोग परफॉर्म कर लेते हैं, तो उसको बोला जाता है एक्चुअल परफॉर्मेंस। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस देखते हैं, वेयर अ प्रॉमिसर मेड एन ऑफर टू द प्रोमिसी एंड द ऑफर हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड बाय द प्रोमिसी, यानी कि उसने परफॉर्म करने की तो कोशिश करी, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस को प्रोमिसी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, उसको बोला जाता है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। आगे देखते हैं। अब देखिए इफेक्ट्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एक्चुअल परफॉर्मेंस के इफेक्ट क्या होते हैं? लायबिलिटी ऑफ द प्रोमिसर कम्स टू एन एंड विद द परफॉर्मेंस ऑफ द एक्ट। तो बिल्कुल जो हमने प्रॉमिस किया था, वो अगर प्रॉमिस हमने पूरा कर लिया, तो इसका मतलब अब मेरी लीगल ऑब्लिगेशन खत्म हो गई। अब हम अपनी हर ऑब्लिगेशन से, हर लायबिलिटी से फ्री हो चुके हैं, हर लायबिलिटी से फ्री हो चुके हैं, एंड देयर रिमेन्स नथिंग टू बी डन बाय हिम।
अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस में देखते हैं द प्रोमिसर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस एंड हैव राइट टू क्लेम। तो यहां पर बेटा उसने परफॉर्म करने की कोशिश तो करी ना, जब आपने उसकी परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट ही नहीं किया तो वो बेचारा क्या करेगा। तो यहां पर बोला गया है द प्रोमिसर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस, और उसके पास में राइट भी होता है कि वो क्लेम कर सकता है। आगे देखते हैं। अब देखिए हु में डिमांड परफॉर्मेंस, अब कौन लोग डिमांड कर सकते हैं और कौन से लोग परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हु में डिमांड द परफॉर्मेंस। तो प्रोमिसी डिमांड कर सकता है, अगर प्रोमिसी की डेथ हो गई है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव डिमांड कर सकता है, थर्ड पार्टी भी डिमांड कर सकती है, या ज्वाइंट प्रोमिसी। थर्ड पार्टी का मतलब बेटा जैसे ऑफिशियल रिसीवर, ऑफिशियल असाइनी, ये लोग होते हैं ना, वो लोग भी डिमांड कर सकते हैं। और ज्वाइंट प्रोमिसी, अगर ज्वाइंट प्रॉमिस है तो ज्वाइंट प्रॉमिस के केस में ज्वाइंट प्रोमिसी, जैसे अगर मान लीजिए एक ने 3 लोगों को प्रॉमिस किया तो या तो तीनों लोग डिमांड करेंगे या तीनों में से कोई भी एक डिमांड कर सकता है। तो ज्वाइंट प्रोमिसी के केस में कोई भी डिमांड कर सकता है। उसी तरीके से हु में परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, अब कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्म कौन करेगा, या तो प्रोमिसर खुद से करेगा या तो प्रोमिसर खुद से परफॉर्म करेगा, या प्रोमिसर का एजेंट भी कर सकता है। अगर कोई भी पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व नहीं है, अगर कोई भी पर्सनल स्किल्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है और प्रोमिसर की डेथ हो गई तो उस केस में क्या होगा, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म करेगा। लेकिन बेटा ये केवल उस केस में होगा जहां पर पर्सनल स्किल्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जैसे पेंटर ने पेंटिंग करने का कॉन्ट्रैक्ट किया, अब पेंटर की डेथ हो गई है तो पेंटर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव थोड़ा ना पेंटिंग कर पाएगा। मेरी बात समझ में आई। तो जहां पर पर्सनल स्किल्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है वहां पर लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी परफॉर्म कर सकता है, थर्ड पर्सन भी परफॉर्म कर सकता है और ज्वाइंट प्रोमिसर भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये लोग परफॉर्म कर सकते हैं और ये लोग डिमांड कर सकते हैं। अब देखते हैं जनरल रूल इफ 2 और मोर पर्सन हैव मेड अ जॉइंट प्रॉमिस। अब बेटा देखो जॉइंट प्रॉमिस के केस में रूल क्या होता है। जॉइंट प्रॉमिस के केस में मैं आपको ऐसे ही बताता हूं, ओरली उसको याद रखो, कहानी की तरह से मैं बता रहा हूं, कहानी की तरह से उसको याद रखो। देखो जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिल करके किसी एक पर्सन को प्रॉमिस करते हैं उसको बोला जाता है जॉइंट प्रॉमिसर। जॉइंट प्रॉमिसर के केस में क्या होगा, जॉइंट प्रॉमिसर के केस में तीनों लोग अलग अलग परफॉर्म कर सकते हैं या तीनों में से कोई भी एक परफॉर्म कर सकता है। अगर उन तीनों में से किसी एक की डेथ हो गई तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव बचे हुए 2 लोग मिल करके परफॉर्म करेंगे। तीनों की डेथ हो गई या 2 की डेथ हो गई तो उस केस में सबके लीगल रिप्रेजेंटेटिव मिल करके परफॉर्म करेंगे। प्रॉमिसी किसी एक को भी कंपेल कर सकता है या सबको कंपेल कर सकता है, ठीक। लेकिन मैंने आपको याद होगा जब मैंने YouTube में आपको पढ़ाया था, YouTube वाले वीडियो पे जब डिटेल में हम लोग रिवाइज कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि अगर एक ज्वाइंट प्रॉमिस के केस में एक तरीके से देखो तो 2 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कौन कौन से, जैसे ए बी सी, इन 3 लोगों ने मिलकर के डी को प्रॉमिस किया, ठीक। तो अब यहां पर क्या होगा, यहां पर 2 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं। एक तो ये तीनों लोग मिलकर के डी से कर रहे हैं तो ये हो गया एक्सप्रेस, और एक इनका आपस में भी हो रहा है, एक इनका आपस में भी हो रहा है, इसको बोला जाएगा इंप्लाइड। कैसे होगा वो देखते हैं। अब अगर सपोज करो कि डी ने सी को माफ कर दिया, डी ने सी से बोला कि भाई एक काम कर, मैं ए से पैसे मांगूंगा, मैं बी से पैसे मांगूंगा, मैं तेरे से पैसे नहीं मांगूंगा, मैं तेरे को माफ कर रहा हूं, तेरे के ऊपर सूट भी फाइल नहीं करूंगा, ठीक। अब डी पैसे मांग रहा है ए से, तो क्या सी अपनी लाइबिलिटी से फ्री हो गया? बिल्कुल नहीं। डी सी से पैसे नहीं मांगेगा, लेकिन जब ये मिलकर के परफॉर्म करेंगे ए और बी तो ये सी से डिमांड कर सकते हैं क्योंकि इनका आपस में भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, इनका आपस में भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे 20,000 इनको देने थे, 20,000 इनको देने थे, 20,000 रुपए इनको देने थे। अब डी सी से तो पैसे मांग नहीं रहा है, उसको ये माफ कर चुका है, तो सी की लायबिलिटी भले ही डी के लिए ना हो लेकिन सी की लायबिलिटी बी के लिए और ए के लिए बनी रहेगी। अब अगर मान लीजिए डी ए से डिमांड कर रहा है तो ए क्या करेगा, अपने 20 मिलाएगा, बी से 20 मांगेगा, सी से 20 मांगेगा और मिला करके 60,000 पे कर देगा। मेरी बात समझ में आई। तो ज्वाइंट प्रॉमिस के केस में क्या होता है, तीनों की आपस में भी एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी रहती है, ठीक। एक बार देखते हैं। आफ्टर डेथ ऑफ एनी ऑफ देम इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव ज्वाइंटली विद द सर्वाइवर और सर्वाइवर। जैसा कि मैंने आपको बताया अगर किसी की भी डेथ हो जाती है तो उस केस में जिसकी डेथ हुई है उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव सर्वाइवर के साथ में मिलकर के परफॉर्म करेगा। आफ्टर द डेथ ऑफ लास्ट सर्वाइवर, अगर सबकी डेथ हो गई तो सबके लीगल रिप्रेजेंटेटिव
मिल करके परफॉर्म करेंगे। उम्मीद है ज्वाइंट प्रॉमिसर वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। आगे देखते हैं। अब देखिए रूल्स एज टू टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। अब इसके रिगार्डिंग रूल्स क्या है, टाइम और प्लेस। तो टाइम और प्लेस में एक कॉमन सी चीज है, याद रखिए कि हमेशा टाइम और प्लेस या तो स्पेसिफाइड है, और अगर स्पेसिफाइड है तो उसी स्पेसिफाइड टाइम में और उसी स्पेसिफाइड प्लेस में परफॉर्म किया जाएगा। और अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो फिर क्या होगा, अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो रीजनेबल टाइम में होना चाहिए। लेकिन इसके कुछ रूल्स हैं, वो देख लेते हैं। सबसे पहले अगर टाइम स्पेसिफाइड नहीं है तो क्या होगा, रीजनेबल टाइम। और रीजनेबल टाइम केस टू केस हो सकता है, यानी अलग अलग केसेस में अलग अलग रीजनेबल टाइम हो सकता है। सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि रीजनेबल टाइम क्या होगा। रीजनेबल टाइम की एज सच कोई डेफिनेशन नहीं है। आगे देखिए, टाइम स्पेसिफाइड बट प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म्ड विदाउट प्रोमिस एप्लीकेशन। यहां पर प्रोमिस आपको बताएगा नहीं, टाइम तो स्पेसिफाइड है, टाइम स्पेसिफाइड है और प्रॉमिस को पूरा करना है विदाउट प्रोमिस एप्लीकेशन। यानी कि हमें प्रोमिसी के कहने का वेट नहीं करना है, हमें प्रोमिसी के कहने का वेट नहीं करना है, हमें अपने प्रॉमिस को पूरा करना है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम प्रोमिसी का वेट नहीं करेंगे, हम बिजनेस आवर्स में और एक पर्टिकुलर डे में हम परफॉर्म करेंगे। तीसरा देखते हैं, टाइम स्पेसिफाइड है बट प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म ऑन प्रोमिस एप्लीकेशन। यानी कि टाइम स्पेसिफाइड है लेकिन हमें परफॉर्म कब करना है, हमें परफॉर्म करना है जब प्रॉमिसी डिमांड करेगा। जैसे एक होता है ना पेमेंट ऑन डिमांड, इसका एग्जांपल एक ले लेते हैं, पेमेंट ऑन, कि भाई जब डिमांड करेंगे तब पैसा देना पड़ेगा। तो यहां पर जब प्रॉमिसी डिमांड करेगा, टाइम स्पेसिफाइड है लेकिन जब प्रॉमिसी डिमांड करेगा तब करेंगे। तो प्रॉमिसी क्या करेगा, प्रॉपर प्लेस में डिमांड करेगा और विद इन यूजुअल बिजनेस आवर्स में डिमांड करेगा। ऐसा नहीं प्रॉमिसी रात में 2 बजे प्रॉमिसर को बोल रहा है कि अभी के अभी परफॉर्म करो, ऐसा नहीं होता। प्रॉपर बिजनेस आवर्स में प्रॉपर प्लेस पे परफॉर्म करने के लिए वो बोल सकता है। आगे देखते हैं, अगर जगह स्पेसिफाइड ना हो तो क्या होगा। अगर जगह स्पेसिफाइड नहीं है तो द प्रोमिसर मस्ट अप्लाई टू द प्रोमिसी टू अपॉइंट अ रीजनेबल प्लेस फॉर द परफॉर्मेंस एंड टू परफॉर्म द प्रॉमिस एट सच प्लेस। तो बेटा रीजनेबल प्लेस होना चाहिए, अगर प्लेस स्पेसिफाइड नहीं है। मैनर फॉर परफॉर्मेंस, तो द प्रॉमिस मस्ट बी परफॉर्म्ड इन द मैनर एंड एट द टाइम प्रिस्क्राइब बाय द प्रोमिसी। तो अगर बेटा कोई भी तरीका प्रिस्क्राइब किया गया है प्रोमिसी ने, तो जैसा तरीका, जैसा टाइम प्रिस्क्राइब किया है प्रोमिसी ने, उसी तरीके से उसी टाइम पर परफॉर्म किया जाएगा। तो ये बेटा रूल थे आपके टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। क्लियर, देखिए आगे। अब देखिए, इज टाइम एंड एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में टाइम एसेंशियल फैक्टर है कि नहीं। देखिए टाइम का पता लगाना बहुत जरूरी होता है कि टाइम एसेंशियल फैक्टर है कि नहीं है, क्योंकि अगर टाइम एसेंशियल फैक्टर है तो उसी टाइम लिमिट के अंदर आपको परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर उसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाएगा और सामने वाला प्रॉमिसर के अगेंस्ट में सूट फाइल कर सकता है। तो देखते हैं एक बार इस टाइम एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले, अगर पार्टीज ने एक्सप्रेसली डिक्लेयर किया हो, जब कॉन्ट्रैक्ट बना था एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दोनों पार्टीज ने डिसाइड कर लिया था कि भाई टाइम एसेंशियल फैक्टर होगा, इसी टाइम के अंदर अंदर परफॉर्मेंस होनी चाहिए। तो ये मान करके चला जाएगा कि भाई टाइम एसेंस होगा, टाइम इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तभी तो पार्टीज ने डिसाइड किया था। नॉन परफॉर्मेंस एट द स्पेसिफाइड टाइम रिजल्ट इन एन इंजरी टू द पार्टी। अगर मान लीजिए जो भी टाइम स्पेसिफाइड किया गया है और अगर उस टाइम में परफॉर्म नहीं किया तो सामने वाली पार्टी को नुकसान हो जाएगा। यहां पर इंजरी का मतलब है फाइनेंशियल लॉस से। यहां पर इंजरी का मतलब ये नहीं है कि फिजिकल डेंजर या फिजिकल इंजरी, यहां पर इंजरी का मतलब है फाइनेंशियल लॉस। तो अगर किसी भी तरीके का फाइनेंशियल लॉस हो रहा है तो फिर यह मान करके चला जाएगा कि टाइम एसेंशियल फैक्टर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेचर एंड नेसेसिटी रिक्वायर्स द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। तो अगर मान लीजिए परफॉर्मेंस का जो नेचर है, परफॉर्मेंस का जो नेचर है उसके नेचर को देखते हुए पता चल रहा है कि भाई यहां पर टाइम इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो वहां पर भी टाइम को इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉन परफॉर्मेंस विद इन स्पेसिफाइड टाइम। अब अगर जो भी टाइम स्पेसिफाइड किया गया था
अब जो भी टाइम स्पेसिफाइड किया गया था, अगर उसमें परफॉर्मेंस नहीं हुई तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, तो देखिए इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर टाइम इंपॉर्टेंट फैक्टर है और दूसरा अगर टाइम इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। इसको स्टूडेंट्स को इसमें अक्सर दिक्कत होती है, ठीक है। तो इसमें बहुत आसान तरीके से दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स हैं, आप नोट्स निकाल करके उससे आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले तो देखते हैं कि जहां पर टाइम एसेंशियल फैक्टर है तो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल। कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल यानी कि जिस पार्टी को लॉस हो रहा है उसके पास में ऑप्शन है, यानी कि प्रोमिसी के पास में ऑप्शन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल करा सकता है। दूसरा, इफ परफॉर्मेंस बियॉन्ड द स्पेसिफाइड टाइम इज एक्सेप्टेड बाय द प्रोमिसी। अब देखो, अगर मान लीजिए कि किसी ने स्पेसिफाइड टाइम के बाद परफॉर्मेंस किया और प्रोमिसी उसको एक्सेप्ट भी कर रहा है, तो भाई अगर प्रोमिसी एक्सेप्ट कर रहा है तो इसका मतलब उसको जरूरत होगी तभी तो वो एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसका मतलब अब वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करा सकता है। दूसरा, द प्रोमिसी कैन नॉट क्लेम कॉम्पनसेशन फॉर एनी लॉस कॉज्ड बाय नॉन परफॉर्मेंस एट द अग्रीड टाइम अनलेस द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस ही हैज गिवन अ नोटिस टू द प्रोमिसर। देखो, सबसे पहले अगर टाइम एसेंशियल फैक्टर है तो वहां पर उसके कंसीक्वेंसेस क्या होंगे। तो सबसे पहले तो यह है कि भाई अग्रीड पार्टी के पास में यानी कि प्रोमिसी के पास में ऑप्शन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा सकता है। ये तो सिंपल सा पॉइंट हो गया। दूसरा, अब अगर मान लीजिए कि टाइम एसेंशियल फैक्टर था और एसेंशियल फैक्टर के बाद में प्रोमिसर ने परफॉर्म किया, प्रोमिसर ने अपने प्रॉमिस को पूरा किया, प्रोमिसर उसको एक्सेप्ट भी कर रहा है उसकी परफॉर्मेंस को। भाई जब टाइम एसेंशियल फैक्टर था तो आप कैसे एक्सेप्ट कर रहे हो, और अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो फिर भाई आप कॉम्पनसेशन के लिए क्लेम नहीं कर सकते हो, ना ही आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा सकते हो, ना ही कॉम्पनसेशन के लिए क्लेम कर सकते हो। मेरी बात समझ में आई? ये नॉर्मल प्रोविजन है कि अगर टाइम एसेंशियल फैक्टर है और एसेंशियल फैक्टर होने के बावजूद आप स्पेसिफाइड टाइम के बाद भी परफॉर्मेंस को अगर एक्सेप्ट कर रहे हो तो फिर वहां पर आप कॉम्पनसेशन के लिए नहीं जा सकते हो। लेकिन एक कंडीशन है कि जहां पर हम परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और कॉम्पनसेशन भी ले सकते हैं। कब? जब जिस समय हम परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं उसी समय हमने प्रोमिसर को बता दिया कि भाई देख, टाइम लिमिट निकल चुकी है और तू टाइम लिमिट के बाहर परफॉर्म कर रहा है, टाइम लिमिट के बाद परफॉर्म कर रहा है, तो चल कोई बात नहीं, तेरी परफॉर्मेंस को मैं एक्सेप्ट तो कर ले रहा हूं, लेकिन एक शर्त है मेरी। इस बात की शर्त है कि जो मेरा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तुम्हें करनी पड़ेगी। तो अगर प्रोमिसर इस बात पे अग्री करता है कि ठीक है भाई तू मेरी परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट कर और तेरा जो नुकसान हुआ है मैं भर दूंगा, तो उस सिचुएशन में कॉम्पनसेशन लिया जा सकता है। लेकिन जिस समय आप परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट कर रहे हो उस समय आपने प्रोमिसर को नहीं बताया, तो फिर आप बाद में कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं ले सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि अभी चुपचाप हम क्या करेंगे, परफॉर्मेंस को ले लेंगे और 2-4 दिन बाद हम कॉम्पनसेशन के लिए चले जाएंगे। ये चीज पॉसिबल नहीं। तो एक बार दोबारा से इसको पढ़ो, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केस लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत जरूरी। देखो, इफ परफॉर्मेंस बियॉन्ड द स्पेसिफाइड टाइम is accepted by the promisee, beyond the time accepted by the promisee cannot claim compensation for any loss caused by non performance at the agreed time। तो वहां पर अगर आप परफॉर्म कर रहे हो तो आप कोई भी लॉस को क्लेम नहीं कर सकते unless at the time of acceptance he has given a notice। नोटिस का मतलब बेटा क्या होता है? नोटिस का मतलब होता है नॉलेज में डालना, यानी प्रोमिसी ने प्रोमिसर की नॉलेज में पहले ही डाल दिया। कब डाल दिया? टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस टू द प्रोमिसर ऑफ हिज इंटेंशन टू क्लेम कॉम्पनसेशन, यानी कॉम्पनसेशन की जो इंटेंशन थी कॉम्पनसेशन लेने की, वो आप जिस समय उसकी परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट कर रहे हो उसी समय प्रोमिसर की नॉलेज में डाल दिया कि भाई मैं तेरी परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट तो कर रहा हूं लेकिन कॉम्पनसेशन तो मेरे को चाहिए जो मेरा नुकसान हुआ है। मेरी बात समझ में? ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है केस लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। आगे देखते हैं, अगर टाइम एसेंशियल फैक्टर नहीं है तो क्या है? भाई जब टाइम एसेंशियल फैक्टर नहीं है तो काहे के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवाओगे? जब टाइम एसेंशियल फैक्टर है ही नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल क्यों करवाओगे? हाँ, अगर कोई नुकसान हो रहा है तो कॉम्पनसेशन आप ले लो। देखो, कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट बिकम वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द प्रोमिसी। द प्रोमिसी इज एंटाइटल्ड टू क्लेम compensation for any loss occasioned to him by non performance of the promisee at the agreed टाइम। सिंपल सी चीज है यहां पर, ठीक है। तो इस वाली सिचुएशन में ये वाला जो पॉइंट है ये थोड़ा सा टेक्निकल है और याद रखने वाला पॉइंट है, बाकी सारे पॉइंट आसान है। क्लियर? आगे बढ़े। ठीक है,
अब आता है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। तो इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, इसको सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी भी बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी बोलते हैं, अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो अब देखो, इम्पॉसिबिलिटी बेटा दो तरीके की होती है। एक होती है इनिशियल इंपॉसिबिलिटी और एक होती है सब्सिक्वेंट इंपॉसिबिलिटी। इनिशियल इंपॉसिबिलिटी का मतलब क्या हुआ? एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिस समय कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है उसी समय पता है कि यार परफॉर्मेंस गुरु इम्पॉसिबल है, हो नहीं पाएगा, तो फिर वहां पर इफेक्ट क्या होगा? वहां पर इफेक्ट होगा वॉइड एबिनिशियो। किस केस में होगा बेटा? यहां पर हम लोग क्या बात कर रहे हैं? इम्पॉसिबिलिटी की। कौन सी इम्पॉसिबिलिटी की? इनिशियल। मेरी बात समझ में आ रही है? इनिशियल इंपॉसिबिलिटी की। सॉरी यार, मैं बार बार भूल जाता हूं और तुम लोग कमेंट बॉक्स पे बोलते हो। मैं एक बार अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है, राइट, तो वो ले सकता है, ठीक है, वरना आप कहोगे सर आप बहुत तेजी से आगे बढ़ जाते हो। कई बच्चों ने शिकायत करी थी और मैं भूल जाता हूं पढ़ाते पढ़ाते कि बच्चों को स्क्रीनशॉट भी लेना होता है, तो यू कैन टेक इट। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। हाँ, तो यहां पर हम लोग बात कर रहे थे इम्पॉसिबिलिटी की। तो इम्पॉसिबिलिटी का मतलब इनिशियल और सब्सिक्वेंट। ठीक है, सब्सिक्वेंट को क्या बोलते हैं? सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं इनिशियल इंपॉसिबिलिटी की। इनिशियल इंपॉसिबिलिटी का मतलब मैंने क्या बताया? जिस समय आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो उसी समय पता है कि परफॉर्मेंस इंपॉसिबल है, तो उसको क्या बोला जाएगा? इनिशियल इंपॉसिबिलिटी। इनिशियल इंपॉसिबिलिटी का इफेक्ट क्या होगा? एग्रीमेंट होगा वॉइड अब इनिशियो। और ये तो मैंने कई बार बोला है, ये तो तुम लोगों को याद हो जाना चाहिए यार। इस वॉइड अब इनिशियो है तो नो रेस्टिट्यूशन। नो रेस्टिट्यूशन का मतलब कोई भी एडवांस पैसा वापस नहीं मिलेगा। देखिए, और अगर सब्सिक्वेंट इंपॉसिबिलिटी है, यानी आज जब कॉन्ट्रैक्ट बना तब सब कुछ सही है, तब परफॉर्मेंस पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है, सारी चीजें सही हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, जब परफॉर्मेंस करने की बारी आई, तब ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो गए जिसकी वजह से परफॉर्मेंस इंपॉसिबल हो गई। दिस इज कॉल्ड सब्सिक्वेंट इंपॉसिबिलिटी या डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। वहां पर उसका इफेक्ट बेटा क्या होगा? उसका इफेक्ट होगा कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, उसको बोला जाएगा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। और मैंने बताया है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में रेस्टिट्यूशन बेनिफिट अलाउड है। ठीक, तो इनिशियल इंपॉसिबिलिटी में कोई रेस्टिट्यूशन नहीं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के केस में रेस्टिट्यूशन, यानी सब्सिक्वेंट इंपॉसिबिलिटी में रेस्टिट्यूशन बेनिफिट मिल जाएगा। तो एक बार देखते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट विच आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, यानी कि जब कॉन्ट्रैक्ट बना उसके बाद, तो यहां पर किसके बारे में बताया जा रहा है? सब्सिक्वेंट इंपॉसिबिलिटी के बारे में। बिकम्स इम्पॉसिबल और अनलॉफुल। अनलॉफुल का मतलब जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था उस समय सब कुछ सही था, लेकिन बाद में आकर के अनलॉफुल हुआ। जैसे मान लीजिए मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं 27 जनवरी को आपको शुगर सप्लाई करूंगा, और 26 जनवरी को गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया, आज रात 12 बजे के बाद प्राइवेटली शुगर को ट्रेड करना प्रोहिबिट है। अगर कोई भी पकड़ा गया तो उसको 5 साल की जेल और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। तो अब प्राइवेटली शुगर को ट्रेड करना अनलॉफुल हो गया ना, तो फिर वहां पर वो क्या होगा? वहां पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। बस ये याद रखना, ये जो अनलॉफुल है ये पहले नहीं था, ये बाद में हुआ है। देखो, by reason of some event which the promiser could not prevent becomes void when the act becomes impossible और unlawful and parties discharge from performance। तो वहां पर जब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया तो सारी, अब भाई कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो रहा है, किसी पार्टी की गलती है क्या? अब गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाल दिया, इसमें किसी की गलती है क्या? किसी की गलती नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में पार्टीज क्या होंगी? अपनी ऑब्लिगेशन से फ्री हो जाएंगी। उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। डिस्चार्ज, आगे देखते हैं। इंपॉसिबिलिटी एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो बेटा यहां पर अब किसकी बात हो रही है? अभी मैंने आपको बताया इनिशियल इंपॉसिबिलिटी के। तो देखिए क्या होगा? इफ द इंपॉसिबिलिटी इज नोन टू द पार्टीज सच एन एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो। तो एग्रीमेंट क्या होगा? वॉइड एब इनिशियो। इफ अननोन टू द पार्टीज, अब पार्टीज को पता ही नहीं था तो फिर क्या होगा? तो भी एग्रीमेंट वॉइड होगा, लेकिन ग्राउंड उसका क्या होगा? म्यूचुअल मिस्टेक, यानी कि बाइलेटरल मिस्टेक। लेकिन इफ नोन टू द प्रोमिसर ओनली, अब केवल प्रोमिसर को पता है, प्रोमिसर प्रॉमिस कर रहा है और उसको पता है कि गुरु परफॉर्मेंस कर पाना इम्पॉसिबल है, तो यार ये गलत कर रहा है, प्रोमिसी के साथ में गलत कर रहा है ना, कि अकेले प्रोमिसर को पता है कि परफॉर्मेंस इंपॉसिबल है, प्रोमिसी को कुछ नहीं पता, और वो जानबूझ करके पता होने के बावजूद भी वो प्रॉमिस कर रहा है, तो ये तो कहीं ना कहीं गलती कर रहा है। तो अगर गलत कर रहा है तो भाई प्रोमिसी का अगर जो नुकसान होगा उसकी भरपाई यहां पर आपको करनी पड़ेगी। देखो,
such promisor must compensate for any loss which such promisee sustains through the non performance of the promise। तो इन दो में तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्रीमेंट ही वॉइड हो गया, लेकिन यहां पर कॉम्पनसेशन देना पड़ जाएगा। आगे देखते हैं, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी यानी कि सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। और मैं बार बार बोल रहा हूं, याद रखिएगा, इसको डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम में किसी भी नाम से जाना जाए, पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। देखिए, where an act becomes impossible after the contract is made, यानी जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है उसके बाद में इम्पॉसिबल हुआ, the contract becomes void when the act become impossible। तो जब इम्पॉसिबल हुआ तब वो void होगा। where an act becomes unlawful by reason of some event beyond the control of promisor। तो बेटा यहाँ पर किसी की इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, सर्कमस्टेंसेस अपने आप चेंज हो रहे हैं, सिचुएशन अपने आप बदल रही है, इम्पॉसिबिलिटी अपने आप क्रिएट हो रही है, किसी के बस की बात नहीं है। द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड व्हेन द एक्ट बिकम अनलॉफुल वेयर द प्रोमिसर अलोन नोज अबाउट द इम्पॉसिबिलिटी। अब यहां पर भी वही पॉइंट आ गया कि प्रोमिसर को अकेले पता है, तो बेटा अकेले पता है तो वहां पर फिर क्या होगा, प्रोमिसी मस्ट कॉम्पनसेट द प्रोमिसी फॉर एनी लॉस विच माइट हैव सफर्ड ऑन अकाउंट ऑफ नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। इसको एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं आपको बोल रहा हूं कि 27 तारीख को मैं शुगर आपको सप्लाई करूंगा, लेकिन मुझे पहले से ही पता है कि 26 तारीख को गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आ जाएगा, यानी मुझे पता है ना कि सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी आने वाली है और उसके बावजूद मैं कर रहा हूं, तो वहां पर कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। Where an agreement is discovered to be void or where a contract becomes void, any person who has received any benefit under such agreement or contract is bound to restore it or make it compensation to the person from whom it received it, यानी कि restitution benefit। ये मैंने आपको बता दिया कि subsequent impossibility में restitution benefit मिल जाता है। तो यहां तक की कहानी सबको क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो बेटा आज हम लोगों ने दो टॉपिक कवर अप किए, एक तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, दूसरा हम लोगों ने इम्पॉसिबिलिटी वाला टॉपिक किया। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कवर अप करेंगे। तब तक के लिए इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा और पिछली वाली क्लास के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने प्रैक्टिस शीट के फॉर्म में बनाए हैं, वो आज मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले होंगे, तो वो एक बार आप उसको देख लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय, थैंक यू।